अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम अपने यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को एक्सप्लेन पूरा जो होल चैप्टर है इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं ऑल चैप्टर के जो MCQs हैं वो आप तक डिलीवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने सारे पूरी बुक के MCQs एक ही वीडियो में सारे सॉल्व करवाए थे। तो 14-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें सारे MCQs होल बुक के MCQs सॉल्व हैं। वो आप पीछे मेरी चैनल पे क्लिक करके जाके उधर से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने 9th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ी थी। जब सारी जो ब्रांचेज है केमिस्ट्री की उनमें थी ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसके बाद नीचे जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको समझने पड़ेंगे। इनमें से कोई से भी आपने ये 6 भी कर लें तो ये 6 अगर आप करेंगे तो लॉन्ग के लिए आपका सवाल हो जाएगा, अगर 3 करेंगे तो आपका शॉर्ट के लिए हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग में भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो पूछते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताओ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कोई से भी 6 या 5 भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग 6 याद कर लीजिएगा। 6 बहुत ईजी है। 8 ये 8 है, 8 में से 6 याद कर लीजिएगा, आसान है। लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट में भी आता है। कम कम दफ़ा आया लॉन्ग में, लेकिन ज़्यादा दफ़ा शॉर्ट में आया है। पहला जो है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोर्स। पहला क्या है, सोर्स। अब सोर्स यानी ज़रिया, ये इसकी सोर्स है। अब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग मतलब एनिमल एंड प्लांट्स एंड मिनरल्स। ये उन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोर्स क्या क्या ज़रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने का। तो उन्होंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लिविंग थिंग से आता है, प्लांट एनिमल से और मिनरल से भी आता है। ठीक है, लिविंग थिंग से और मिनरल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। पहला पॉइंट हो गया सोर्स, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद नंबर 2 जो है कंपोजिशन है कि कैसे बनता है कंपोजिशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सोर्स, दूसरा कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है ये भी आप अभी देख लेते हैं। कंपोजिशन, कार्बन इज द की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जो है वो की एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एलिमेंट इज हाइड्रोजन। जब कार्बन जो है इस्तेमाल हो जाए तो सबसे ज़्यादा जब कार्बन के बाद आफ्टर कार्बन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एटम है, एलिमेंट है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें ये बताया है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन भी आते हैं, ऑक्सीजन भी आते हैं और सल्फर भी आता है, नाइट्रोजन भी आती है और फॉस्फोरस एलिमेंट्स भी आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है दोनों टाइप की कोवलेंट बॉन्ड आती हैं, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में आती हैं। ये इस तरह जाके कंपोजिशन इनकी पूरी होती है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉरी solubility according to like dissolved like rule, organic compounds are insoluble in water but soluble in organic solvent। इन्होंने इसमें ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। देखिए तो लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी उनमें डिजॉल्व नहीं होते, उनमें इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर एक्सेट्रा। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं बेंजीन में, कार्बन और कार्बन डाइसल्फाइड में होता है और ईथर में भी होता है, ये सॉल्युबल होता है।
उसके बाद पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। पोलर नॉन पोलर किस में होते हैं? बेंजीन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ईथर में। और जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एज कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड सॉरी, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद चौथा जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चौथा है ये। अब पढ़ता हूँ इसे। एज कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड, वो कह रहे हैं जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड से कमज़ोर है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कोवलेंट बॉन्ड को कंटेन करते हैं। पीछे मैंने पढ़ा कि ये कोवलेंट बॉन्ड को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कोवलेंट बॉन्ड को कंटेन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को कंटेन करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड से वीकर होती है, कमज़ोर होती है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ठीक है, कम होता है। उसके बाद नंबर 5 जो है रेट ऑफ रिएक्टिविटी। रेट ऑफ रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्टिविटी द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन। जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो बहुत स्लो है और स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को तेज करने में स्लो भी होती है और इसमें स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत भी होती है रेट ऑफ रिएक्टिविटी में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो, बहुत आहिस्ता है, वेरी स्लो है। एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन, और स्पेसिफिक कंडीशन की नीड है, ज़रूरत है। उसके बाद तरह तरह की यानी ज़रूरतें हैं कि इसको पूरा करने के लिए बहुत सी ज़रूरतें हैं। नीड स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत है। उसके बाद छठा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? Generally, organic compounds are non-conductors of electricity because they consist of covalent molecules. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉरी, घर में बच्चे हैं तो शोर की आवाज़ आ जाएगी आपको। क्या लिखा इसमें? जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल को कंसिस्ट करते हैं। इनमें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कोवलेंट बॉन्ड को कंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 क्या है? 7 जो है कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन। कंबस्शन क्या चीज़ है? कंबस्शन में ये बताया ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्ट कंबस्टेबल एंड बर्न इन एयर ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। और जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबस्टेबल होते हैं और बर्न हो जाते हैं एयर में। क्यों? ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ऑल केसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो पूरे कॉमन जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो प्रोड्यूस होता है हर केस में प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है, हर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है इसमें जो कॉमन प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी में बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेस स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन सब की वो बता दी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को, सारे कंप्लीट हो गए। आगे के बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 फार्मूले आ रहे हैं: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स द फार्मूला दैट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, जो एटम के एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला जो द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट कंटेन इन अ
molecule of a substance is represented by structural formula of a compound। और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला जो है डिफरेंट होता है। अब स्ट्रक्चर फार्मूला में जो है स्ट्रक्चर आता है, जैसे आपने देखा होगा, ये अभी मैं ब्यूटेन का बनाता हूँ, एन ब्यूटेन, सी 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 सी, इधर एच, इधर भी एच, उसके बाद इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, ठीक है। ये एन ब्यूटेन हो गया। उसके बाद ऐसे ब्यूटेन की एग्जांपल भी आती है, वो भी आप देख सकते हैं, बुक में बनी हुई है। उसके बाद कंडेंस फार्मूला उसमें इधर बनी हुई है जी। उसके बाद कंडेंस फार्मूले में क्या होता है, कंडेंस फार्मूला में जो हमारी जो बॉन्ड लाइन होती है, जैसे ये हमारी बॉन्ड लाइन है, ये देखें, ये बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन, ये जो है रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं। उसके बाद जो है हमारा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में जो ऐसे डॉट एंड क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इट डिपिक्ट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है बिटवीन डिस्टिंक्ट एटम इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमें ये बताती है कि कौन सा पेयर जो है वो शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर हुआ है, इस डॉट एंड क्रॉस के पता लगता है हमें, ठीक है। और ये इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को, तो ठीक है। तो ये आगे चलते हैं, आगे क्या आ रहा है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या चीज़ है, कैटिनेशन जो है इसकी डेफिनेशन, कैटिनेशन होमोलोगस सीरीज, क्रैकिंग, कंबस्शन, कंबस्शन हम कर चुके हैं, क्रैकिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो देखते हैं ये कैटिनेशन। कैटिनेशन द कैपेसिटी ऑफ एटम टू बिल्ड लॉन्ग चेन एंड ह्यूज रिंग्स बाय लिंकिंग विद अदर सिमिलर एटम्स, ठीक है। ये कैटिनेशन हो जाते हैं। कैटिनेशन क्या चीज़ है, कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन इज द कैपेसिटी ऑफ एटम, एटम की कैपेसिटी है कि वो टू बिल्ड, कि वो लॉन्ग चेन और जो ह्यूज रिंग्स हैं वो कैसे बनाता है, दूसरे एटम से मिलके, बाय लिंकिंग विद अदर एटम, दूसरे एटम से मिलके, ठीक है, दूसरे एटम से मिलके कैसे बनाता है लॉन्ग चेन और ह्यूज रिंग्स। टू मेन क्राइटेरिया फॉर एन एलिमेंट टू बिल्ड और टू शो कैटिनेशन, दो मेन क्राइटेरिया, ठीक है। दो, पहला क्या है, एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 और मोर, जो उसकी वैलेंसी है, यानी जो, जैसे देखें अगर किसी एटम के लास्ट जो शेल होता है, जैसे 4 शेल होते हैं किसी के, सॉरी ये टेढ़ा बन गया थोड़ा, किसी के लास्ट शेल में 2 एटम हैं, एक यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उसकी वैलेंसी जो है 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अगर 4 बचे हुए हैं, समझ ये कर लें, या 8 कर लें, 8 बचे हुए हैं, तो ये इसकी पहला क्राइटेरिया, ठीक है, पहली कंडीशन, ये पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। और दूसरा क्या है, कैटिनेशन को शो करने के लिए, कैटिनेशन ऐसे शो होती है कि उसके वैलेंस एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एन एलिमेंट्स बॉन्ड विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन एलिमेंट बॉन्ड विद अदर एटम, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन। कह रहे हैं एन एलिमेंट बॉन्ड विद इट्स ओन एटम, वो एलिमेंट जो अपने एटम से बॉन्डिंग करता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर देन, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस एलिमेंट से जो किसी दूसरे एलिमेंट एटम से बॉन्ड कर रहा है, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से। अगर वो ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहा है तो वो जो है पहले वाला जो अपने एटम से बॉन्ड कर रहा है वो दूसरे से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होमोलोगस, इसके बाद क्या टॉपिक आ रहा है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है, अब ये भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है, ये देखें, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ये छोटा सा दिख रहा है, यहाँ लिखता हूँ आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसमें ये बताया है बहुत से कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। अब जैसे देखें ब्यूटेन जो है, ये ब्यूटेन मैंने भी आपको बताया था, एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ब्यूटेन जो है
अब इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों मैं इसको बनाऊंगा, 2 दफ़ा बनाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन जो सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन ही होगा, ब्यूटेन का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देखना कैसे डिफरेंट होगा। ब्यूटेन का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, ये इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन अभी इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं तो वो कैसे होगा, देखें यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, एन ब्यूटेन है ये, ठीक है, एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन है, ठीक है, एन ब्यूटेन, ये जो है एन ब्यूटेन है, इनका स्ट्रक्चर चेंज है, ये है ब्यूटेन ही, लेकिन ये स्ट्रक्चर उसका नाम है एन, एन ब्यूटेन। उसके बाद जो मैं बनाता हूँ आइसो ब्यूटेन, जो CH3 CH CH3, ये भी CH3, ठीक है, दोनों तरफ देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है तीनों का, C4H10 आ रहा है, इधर भी C4H10 आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और इसमें एक ब्रांच आ रही है, तो ये फ़र्क है इसमें, आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं, कि ये आइसोमेरिज्म है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कंपाउंड का सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, ये होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा है कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि कार्बन की कार्बन कार्बन जो है उसकी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी कैसी होती है, ये कम क्यों होती है, अब बता रहे हैं, नहीं कम नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्यों होती है ये बताया है। अब बताया बिकॉज ऑफ इट्स टाइनी साइज, कार्बन जो है बहुत छोटा होता है, टाइनी, बिकॉज ऑफ इट्स टाइनी साइज कार्बन कैन मेक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन आइटम्स, हाइड्रोजन, अदर कार्बन आइटम्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। कार्बन को जो है जो बहुत छोटा जो साइज, छोटे साइज की वजह से कार्बन जो है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकतवर कोवलेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी कोवलेंट बॉन्ड करता है दूसरे कार्बन आइटम से भी, हाइड्रोजन से भी, ऑक्सीजन से भी, नाइट्रोजन से भी और हेलोजन से भी, ठीक है। उसके बाद आती है मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन में फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इन ऑर्डर टू मीट इट्स टेट्रावैलेंसी, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक कौन सा आ रहा है देखते हैं, आगे जाके कोल, पेट्रोलियम, ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स आगे हमने तो पढ़ा था, लिविंग थिंग से आता है और मिनरल से आता है। अब कोल जो है एक तरह का मिनरल ही है, तो देखते हैं कि कोल इज मेड अप ऑफ, जैसे अब देखें लिविंग थिंग से क्या कहता है, लिविंग थिंग में एनिमल और प्लांट से, एनिमल से प्रोटीन, मतलब एग, मटन, चिकन, बीफ, फिश, और प्लांट से एनिमल से फैट्स भी आता है, ऑयल भी, मिल्क, बटर, चीज़, और एनिमल प्लांट से जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन भी आता है, वाइटामिन भी आते हैं और ऑयल भी आता है। प्लांट से वीट, मेज, पोटैटोज, राइस, बार्ले, उसके बाद प्रोटीन है पल्सेस, बीन्स, और एप्पल, ऑरेंज, बनाना है, वाइटामिन हो गई है। और ऑयल जो होते हैं वो सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, ऐसे बहुत सारे ऑयल हैं। तो कोल की डेफिनेशन क्या है, कोल क्या चीज़ है, कोल इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोल जो है वो हाइड्रोकार्बन से मिलके बनता है। इट वाज टर्न टू फीड, ये बाद में जो है फीड में कन्वर्ट हो जाता है, जब उस पर बैक्टीरियल और केमिकल प्रोसेस होते हैं तब, जब लकड़ी पे बैक्टीरियल और केमिकल प्रोसेस होते हैं तब वो फीड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फीड वापस भी कन्वर्ट, ये सॉरी ये मैं बता रहा था ये पीट कैसे बनता है, पीट, पीट भी जो है लकड़ी को बनाते हैं कोल से पहले कन्वर्ट करने के, कोल में कन्वर्ट करने के लिए पहले पीट बनता है, फिर पीट जाके कोल बनता है। अब पीट कैसे बनता है, जब उसमें बैक्टीरियल केमिकल प्रोसेस होते हैं तब लकड़ी पे, तब वो पीट बन जाता है, फिर पीट को वो कन्वर्ट करते हैं कोल में, एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के ऊपर हाई प्रेशर, जो टेम्परेचर का जो हाई प्रेशर होता है उसकी वजह से ये कोल बन जाता है, ठीक है। नेचुरल कार्बनाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वुड, ये जो है जो वुड के ऊपर जो है इट इज कन्वर्टिंग वुड इनटू कोल, जो कोल है वुड से कोल में कन्वर्ट जो होता है ये प्रोसेस, ये चार तरह से होता है, 4 वैराइटीज, कंसिस्टिंग ऑफ 4 वैराइटीज, वुड, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये चार जो हैं 4 वैराइटीज हैं। वुड पे जो है जो कोल है वो वुड में कैसे कन्वर्ट होता है, ये 40 सेंटीग्रेड पे वुड, 40 सेंटीग्रेड पे, 60 सेंटीग्रेड पे पीट, और 70 सेंटीग्रेड पे लिग्नाइट, और 90 सेंटीग्रेड पे एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, मत ये लिग्नाइट, लिग्नाइट,
एंथ्रासाइड, ठीक है, ये एंथ्रासाइड। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या चीज़ है? पेट्रोलियम जो है इट इज़ अ थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, दैट जो टर्म पेट्रोलियम है उसका मतलब क्या है? रॉक ऑयल, यानी जो रॉक है उसका ऑयल, जो और इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, ये जो है नेचुरल कुदरती सब्सटेंस है जो कि रॉक के अंदर ट्रैप हुआ है, बीनीथ अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी ज़मीन के अंदर। इट कंटेन वाटर, ये वाटर कंटेन करता है, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स विद सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी बात। उसके बाद जो है नेचुरल गैस आ जाती है कि नेचुरल गैस क्या चीज़ है? नेचुरल गैस जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लो मोलिकुलर वेट। ये जो है हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर से बनती है जो कि जिनका वेट जो है लो मोलिकुलर वेट है, उनसे बनती है ये नेचुरल गैस, लाइक इथेन, प्रोपेन और एंड ब्यूटेन। ये जो गैस है इनसे मिलके ये नेचुरल गैस बनती है। अब इसके यूजेस क्या हैं नेचुरल गैस के, वो बता दूँ। ये जो नेचुरल गैस हम, ये सीएनजी जो है ये भी नेचुरल गैस होती है, और जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी नेचुरल गैस होती है। उसके बाद प्लांट के बारे में बताया। प्लांट से हमें ये आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह मिलते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड विटामिन आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद नोमेनक्लेचर आ जाता है। नोमेनक्लेचर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, ये मैं अलग से आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद होमोलोगस सीरीज से बात आती है। ये होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ है? A series of different organic compounds have same general formula and has a different CH2 methylene group। इसमें जो है वो सीरीज जिसका जनरल फार्मूला सेम होता है और जो मैथिलीन ग्रुप होता है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जो मैथिलीन ग्रुप होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, कौन होमोलोगस सीरीज कहते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहले मैं ये रब कर दूँ फिर आपको समझाता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक तरफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं और एक तरफ अनसैचुरेटेड, एक तरफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये जो है पहला पॉइंट, ये लॉन्ग में इस बार बोर्ड में आया था 2023 में, मैट्रिक के लॉन्ग में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसके थोड़ी से भी 6 पॉइंट लिखने होते हैं। इसमें ये बताया सैचुरेटेड, पहला पॉइंट जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड को कंटेन करते हैं, और ये डबल बॉन्ड भी करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी कंटेन करते हैं, ऐसे, पहला पॉइंट। उसके बाद द वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन आइटम्स आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होते हैं और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन का जो अमाउंट है वो कम होती है और हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें जो है हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो कम होती है और कार्बन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और ये अनसैचुरेटेड मोर रिएक्टिव होते हैं। 5वां पॉइंट इसका जो है दे बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम इन एयर। ये ब्लू कलर की जो फ्लेम है उससे बर्न हो जाती है, और ये येलो से, ठीक है, और नॉन सूटी और सूटी फ्लेम इन एयर। उसके बाद 6वां पॉइंट है द कंपाउंड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अल्केन। जो इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हैं अल्केन, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड है वो अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन। अब अल्केन आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। इसका जो अल्केन जो है जनरल फार्मूला, एक जनरल फार्मूला है जिससे अल्केन जो है रिप्रेजेंट होता है, वो क्या है? CnH2n+2, इसका फार्मूला जो है। और अल्कीन का क्या है? अल्कीन का जो है CnH2n, ठीक है, ये इसके। और अल्काइन का जो है CnH2n-2। अब आपने इसको कैसे याद रखना है? पहले अल्केन में क्या है? CnH2n+2। आपने पहली बात सबसे यहाँ तक और करना है, Cn और H2n ये लाजमी आएगा, CnH2n लाजमी आएगा। उसके बाद अल्केन में +2 आएगा, अल्कीन में कुछ भी नहीं आएगा, जो मैंने बताया CnH2n यही रहेगा, अल्काइन में -2 आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो एग्जांपल ऑफ अल्केन जो है इथेन और प्रोपेन दी हुई है।
मैंने जैसे आपको बताया सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसे, ये इथेन की, और इधर इथेन की क्या दिया है, CH3, उसके बाद CH3, इथेन की जो दी है वो 3 नहीं है, ऐसे ये CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गई। तो ये सिंपल सी बात थी। तो आगे नोमेनक्लेचर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो ये टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और हर फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अपने अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेबल दिया हुआ है ये सिंपल सी बात है। एंड के जो चार है ना, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये बोर्ड में लाजमी क्वेश्चन आता है इनका। आपने इनकी निशानी कैसे रखनी है कि जिस चेन की, जैसे कोई भी चेन आ जाती है ना, जैसे आप पेज नंबर 50 पे देख लें आप, जो एग्जाम्पल दी हुई हैं, जैसे CH3 आगे CH2 ऐसे OH दिया हुआ है, तो इसमें आपको बोलेंगे पता लगाओ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके एंड में OH आ रहा है, तो इधर पेज नंबर 48 में वापस आएँ, फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स नेम, जो टेबल के लास्ट कॉलम है उसमें देखें आपने अल्कोहल के आगे लिखा हुआ है, ये अल्कोहल के आगे ये फिनॉल के आगे बना है, लेकिन असल में ये अल्कोहल होता है। तो हम बोलेंगे ये अल्कोहल, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, अल्कोहल। अब इसी तरह एल्डिहाइड की निशानी हमें कैसे रखनी है, एल्डिहाइड्स के एंड में COH आएगा, ठीक है, एल्डिहाइड्स जिसके एंड में बॉन्ड लगी हो और COH आ रहा हो तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड। जिसके एंड में CO आ रहा हो, ऐसे CO एंड में यूं CO आ रहा हो, CO वो कीटोन्स, और जिसके एंड में COOH आ रहा हो ऐसे, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसमें ये आ रहा हो COO तो वो होगा ईस्टर्स, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे इतना कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम अपने बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। इसके MCQ पूरी बुक के मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर क्लियर करा चुका हूँ। इस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई लेक्चर चाहिए आपको या कोई क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।